हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजू पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान में मॉडल सेट 4, है ना, एसपीडी का सामान्य विज्ञान में मॉडल सेट 4। इसके पहले मैं मॉडल सेट 1, 2, 3 करा चुका हूं, जो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको तैयार कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर, है ना। चौथा नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, समझिएगा। मॉडल सेट चौथा नंबर का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होता है ना। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होता है, किस रूप में आपको विमुक्त होता है, समझिएगा, विमुक्त होता है। बताइए आप लोग आंसर इसका तुरंत, है ना। सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है वह आपको नाभिकीय संलयन के तहत निकलता है ना। नाभिकीय संलयन के तहत आपको ऊर्जा निकलता है ना। नाभिकीय संलयन के तहत आपको ऊर्जा विमुक्त होता है। सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है वह नाभिकीय संलयन के तहत आपको निकलता है। समझिएगा, थोड़ा नाभिकीय संलयन के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम आपको नाभिकीय संलयन के तहत ही कार्य करता है ना। ये जो हाइड्रोजन बम है ये आपको नाभिकीय संलयन के तहत ही कार्य करता है, जो सबसे खतरनाक बम है ना, सबसे हानिकारक ये बम है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बम का जो खोज किया था वह आपको एडवर्ड टेलर ने किया था, है ना। हाइड्रोजन बम का जो खोज किया था वह आपको एडवर्ड टेलर ने किया था, याद रखिएगा। इसका जो पहला परीक्षण हुआ था, है ना, इसका जो पहला परीक्षण हुआ था वो आपको 1 नवंबर 1952 को हुआ था, है ना। इसका जो पहला परीक्षण हुआ था वह 1 नवंबर 1952 को हुआ था। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम के परीक्षण का जो नाम रखा गया था वह आपको LVY माइक रखा गया था, है ना। समझिएगा, आपको हाइड्रोजन बम के परीक्षण का जो नाम रखा गया था वह LVY माइक रखा गया था, है ना। LVY माइक रखा गया था। फिर समझिएगा, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होता है, तो नाभिकीय संलयन के रूप में विमुक्त होता है, यानी निकलता है। हाइड्रोजन जो बम है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो हाइड्रोजन बम है यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जो सबसे खतरनाक बम है। विश्व का जो सबसे खतरनाक बम है वो आपको हाइड्रोजन बम है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम का जो खोज किया था वह एडवर्ड टेलर ने किया था, है ना। एडवर्ड टेलर ने किया था। और हाइड्रोजन बम का जो पहला परीक्षण हुआ था वह 1 नवंबर 1952 को हुआ था। 1 नवंबर 1952 को हुआ था। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम का जो परीक्षण का नाम रखा गया था वह LVY माइक रखा गया था, LVY माइक रखा गया था। तो कुछ अब ये तो नाभिकीय संलयन के तहत आपको ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सूर्य के बारे में जान लेते हैं, है ना। सूर्य के बारे में इसके स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, है ना। सूर्य के बारे में थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, दिक्कत हो तो बोलिएगा, हम क्लास को छोटा करेंगे, है ना। थोड़ा डिस्कशन में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन कराना पड़ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो बोलिएगा, हम क्लास को छोटा करने का प्रयास करेंगे। समझिएगा, सूर्य के बारे में अब थोड़ा सूर्य के बारे में जान लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। समझिएगा, सूर्य को आपको सौर मंडल का प्रधान या जन्मदाता माना जाता है। सौर मंडल का प्रधान या जन्मदाता माना जाता है ना, जन्मदाता माना जाता है। और याद रखिएगा, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये, है ना। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का यह प्रमुख स्रोत है। समस्त ऊर्जा का प्रमुख आपको स्रोत है ना।
प्रमुख स्रोत है। ध्यान रखिएगा, ये जो सूर्य है, सूर्य को गैसों का गोला कहा जाता है ना। सूर्य को गैसों का गोला कहा जाता है। गैसों का आपको गोला कहा जाता है। गैसों का गोला इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपको हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य गैसों की मात्रा होती है ना। अन्य गैसों की मात्रा होती है। हाइड्रोजन आपको 71% पाया जाता है, आपको हीलियम आपको 26.5% पाया जाता है, और अन्य गैसों की जो मात्रा होती है वो 2.5% पाया जाता है। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। ये भी आपको बता दे रहे हैं, कैवेंडिश ने किया था। और हीलियम का जो खोज किया था आपको लोकेयर ने किया था, है ना। लोकेयर, ये जो हीलियम है यह सबसे हल्का गैस है, अक्रिय गैसों में सबसे हल्का गैस है। तो हाइड्रोजन, सूर्य को गैसों का गोला कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य गैसों की मात्रा होती है। हाइड्रोजन जो 71% होता है, इसका खोज कैवेंडिश ने किया था। हीलियम 26.5% होता है जिसका खोज लोकेयर ने किया था, और अन्य गैसों की मात्रा आपको 2.5% होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि सूर्य में और मुझे बताना है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, सूर्य समझिएगा, अगर वजन के दृष्टि से देखा जाए, सूर्य को वजन के दृष्टि से देखा जाए तो यह पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। 30,000 गुना भारी है ना। और आकार में देखा जाए तो यह आकार में देखा जाए तो यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है ना। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। याद रखिएगा, ये जो सूर्य है पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है, और आकार में यह पृथ्वी से 13 लाख गुना भारी है, बड़ा है। और इसे याद रखिएगा, सूर्य को पीला तारा के नाम से भी जाना जाता है ना। सूर्य को येलो स्टार के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे येलो स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है ना। पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में यह आपको घूर्णन करता है। तो फिर समझिएगा, आपको पृथ्वी से आकार वजन में 3,30,000 गुना भारी है, और आकार में यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसे पीला तारा या येलो स्टार के नाम से जाना जाता है, और यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है ना। ये इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता और भी है कि इसके आंतरिक टेम्परेचर, सूर्य का जो आंतरिक टेम्परेचर है, सूर्य का जो आंतरिक आपको तापमान है वह आपको 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जबकि बाहरी सतह का तापमान, बाहरी सतह का जो तापमान है, बाहरी सतह का जो तापमान है वो आपको 6,000 डिग्री सेल्सियस है ना। जो बाहरी सतह का तापमान है वो आपको 6,000 डिग्री सेल्सियस है। कंप्लीट। आगे हम बढ़ें। फिर देखिएगा, यह सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, याद रखिएगा, पृथ्वी से सूर्य की 3 दूरी है ना। समझिएगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है ना। पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वह आपको 14.98 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। वर्ग किलोमीटर है। फिर आपको पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी, पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी याद रखिएगा, यह आपको 15.21 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये जो स्थिति होती है यह आपको 4 जुलाई को स्थिति उत्पन्न होती है ना। 4 जुलाई को स्थिति उत्पन्न होती है जिसे अपेहेलियन कहा जाता है ना। अपेहेलियन कहा जाता है। ये 4 जुलाई को स्थिति उत्पन्न होती है, इसे अपेहेलियन कहा जाता है। और
पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, आपको न्यूनतम दूरी समझिएगा, पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 14.70 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है ना, वर्ग किलोमीटर होता है। और यह जो स्थिति उत्पन्न होती है आपको 3 जनवरी को उत्पन्न होती है, 3 जनवरी को, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है ना, पेरिहेलियन कहा जाता है। तो फिर समझिएगा, पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है, और सर्वाधिक दूरी जो होती है वह 15.21 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है। यह स्थिति आपको 4 जुलाई को स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे अपेहेलियन कहा जाता है। और न्यूनतम दूरी जो 14.70 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है, और यह स्थिति आपको 3 जनवरी को उत्पन्न होती है, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है ना। फिर समझिएगा, पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, है ना, पृथ्वी का प्रकाश सूर्य तक पहुंचने में आपको, पृथ्वी का प्रकाश सूर्य तक पहुंचने में जो टाइम लेता है वो आपको 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड का टाइम लगता है ना। ये आपको 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वह 8.18 या 20 सेकेंड में। अगर एक्यूरेट की बात करें तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का टाइम लेता है ना ये। और याद रखिएगा, सूर्य से निकलने वाली कुछ अदृश्य किरणें होती हैं। इनमें जो पहला अदृश्य किरणें होती है वो आपको पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण होता है, समझिएगा, पराबैंगनी किरण, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। इसका जो खोज किया था वो आपको कार्ल रिटर ने किया था, कार्ल रिटर ने किया था। और दूसरा जो है वह आपको अवरक्त किरण, अवरक्त किरण, जिसे कहा जाता है इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड, याद रखिएगा। इसका खोज किया था विलियम हर्शेल ने, विलियम हर्शेल ने, है ना। तो ये सूर्य से निकलने वाली कुछ अदृश्य किरणें हैं, पराबैंगनी किरण जिसका खोज कार्ल रिटर ने किया था, और अवरक्त किरण जिसका खोज विलियम हर्शेल ने किया था। कंप्लीट। अब देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है उसे खगोलकीय इकाई कहा जाता है ना। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है उसे आपको खगोलकीय इकाई कहा जाता है, खगोलकीय इकाई कहा जाता है, जिसे मापा जाता है किसे, पारसेक से मापा जाता है ना, आपको पारसेक से मापा जाता है। और याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है ना, प्रकाश वर्ष होता है। तो समझिएगा, आपको पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है उसे खगोलकीय इकाई कहा जाता है, और इसे जो मापा जाता है वह पारसेक से मापा जाता है, और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है ना। कंप्लीट। अब बात करते हैं सूर्य से जो तापमान प्राप्त किया जाता है वो किस विधि के तहत। समझिएगा, सूर्य से जो तापमान प्राप्त किया जाता है, जो सूर्य से जो तापमान प्राप्त किया जाता है वो आपको स्टीफन नियम से प्राप्त किया जाता है, स्टीफन विधि से प्राप्त किया जाए, स्टीफन विधि से प्राप्त किया जाता है, समझिएगा, है ना। सूर्य से जो तापमान प्राप्त किया जाता है वो आपको स्टीफन विधि के तहत प्राप्त किया जाता है ना। इसी से संबंधित एक स्टीफन हॉकिंस जो वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समझिएगा, ये इनका पुस्तक का नाम था। स्टीफन हॉकिंस, ये जो थे आपको स्टीफन हॉकिंस, है ना, स्टीफन हॉकिंस, है ना,
स्टीफन हॉकिंस ने पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम होता है समय का संक्षिप्त इतिहास, है ना, समय का संक्षिप्त इतिहास इस पुस्तक का अर्थ होता है हिंदी में ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसका लेखक थे स्टीफन हॉकिंस ने, है ना। तो ये आपको सूर्य से संबंधित था, ठीक ना। सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है वह नाभिकीय संलयन के तहत निकलता है। हाइड्रोजन जो बम है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोजन बम का जो खोज किया था वो आपको एडवर्ड टेलर ने किया था, जिसका प्रथम परीक्षण आपको 1 नवंबर 1952 को किया था, जिस परीक्षण का नाम रखा गया था LBY माइक, है ना। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है ना। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है, समझिएगा। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है, माप किससे की जाती है, बताइए आप लोग आंसर, है ना, समझिएगा। रेडियो सक्रियता की जो माप की जाती है वह गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है ना। ये जो रेडियो सक्रियता की माप की जाती है आपको गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है, समझिएगा, है ना। गीगर मूलर काउंटर से रेडियो सक्रियता की जो माप की जाती है आपको गीगर मूलर काउंटर से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है, ठीक ना। इसको स्थानीय एकदम महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। रेडियो सक्रियता की जो माप की जाती है वो गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है। और रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, आपको हेनरी बेकुरल ने किया था। हेनरी बेकुरल ने किया था, समझिएगा। रेडियो सक्रियता की जो खोज किया था वह हेनरी बेकुरल ने किया था, याद रखिएगा। इन्होंने और भी खोज की थी। पहला खोज किया था गामा किरण का खोज किया था। दूसरे में इन्होंने लघु रेडियो तरंग का खोज किया था, लघु रेडियो तरंग का खोज किया था। और तीसरा में इन्होंने सेफ्टी लैम्प का खोज किया था, सेफ्टी लैम्प का खोज किया था। तो देखिए कितना इसे मिल जाता है ना। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की खोज आपको हेनरी बेकुरल ने किया था, रेडियो एक्टिविटी है ना, और हेनरी बेकुरल ने किया था। इन्होंने इसके साथ साथ गामा किरण का खोज किया था, लघु रेडियो तरंग का खोज किया था और सेफ्टी लैम्प का भी इन्होंने खोज किया था। तो कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन में आएंगे, है ना। तीसरा नंबर समझिएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है, समझिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा नंबर है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, समझिएगा। जो रॉकेट है ये आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है ना। ये आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है ना, के सिद्धांत पर काम करता है। जो रॉकेट है ये आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आपको कार्य करता है। रॉकेट है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब चौथे नंबर में है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सेक्सटेंट का प्रयोग किस में किया जाता है ना। आपको सेक्सटेंट नामक यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है। सेक्सटेंट नामक यंत्र का प्रयोग किस में किया जाता है, समझिएगा। प्रयोग किस में किया जाता है, समझिएगा। सेक्सटेंट नामक यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको ऊंचाई को मापने में किया जाता है ना। ऊंचाई को मापने में किया जाता है ना। ऊंचाई को मापने में किया जाता है, याद रखिएगा। सेक्सटेंट नामक यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वह ऊंचाई को मापने में किया जाता है। और याद रखिएगा ऊंचाई को मापने वाला और भी एक यंत्र है, कौन सा है, अल्टीमीटर, है ना।
अल्टीमीटर, ध्यान दीजिएगा, आपको सेक्सटेंट से भी ऊंचाई का माप किया जाता है और अल्टीमीटर नामक यंत्र से भी ऊंचाई का माप किया जाता है। ये तो दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको, सेक्सटेंट एवं आपको अल्टीमीटर, है ना। इन दोनों से ऊंचाई का माप किया जाता है। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। समझिएगा, 5 नंबर, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया, मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, है ना। जो निकट दृष्टि दोष है इसे दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है यानी मायोपिया है, इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। समझिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर यहीं पर आ जाए दूर दृष्टि के लिए, तब क्या होगा, दूर दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तब उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। किस लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है ना। कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो समझिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको 5वां नंबर था, है ना। अब हम बात करते हैं 6 नंबर में। समझिएगा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। समझिएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 6 नंबर में है परमाणु बम, है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है। बताइए आप लोग, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, जो परमाणु बम है ये आपको नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है ना। ये जो परमाणु बम है ये आपको नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ना। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम का खोज किसने किया था। यूरेनियम का खोज किया था आपको कोलोप्रोथ ने, है ना। यूरेनियम का जो खोज किया था वह कोलोप्रोथ ने किया था। ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम का खोज किसने किया था। परमाणु बम का जो खोज किया था वो आपको जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, है ना। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, है ना। ओपेनहाइमर ने किया था। तो फिर समझिएगा, परमाणु बम का जो खोज किया था वह जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और याद रखिएगा, इसका प्रथम परीक्षण कब हुआ था, है ना। इसका परीक्षण समझिएगा, परमाणु बम का जो प्रथम परीक्षण हुआ था वह 16
16 जुलाई 1945 को हुआ था, है ना। परमाणु परीक्षण का जो प्रथम परीक्षण हुआ था आपको 16 जुलाई 1945 को हुआ था, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर समझ लीजिएगा। परमाणु बम आपको नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जिसका खोज कोलोप्रोथ ने किया था। परमाणु बम का जो खोज किया था वह जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, है ना। और परमाणु बम का जो प्रथम परीक्षण हुआ था वह 16 जुलाई 1945 को हुआ था। और समझिएगा, परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग, परमाणु बम का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह आपको 6 अगस्त 1945 को, ये प्रथम आपका प्रयोग हुआ था 6 अगस्त 1945 को। कहाँ? आपको जापान के हिरोशिमा नामक नगर पे, है ना। हिरोशिमा नामक नगर पे हुआ था। और इस प्रथम परमाणु बम का जो नाम था वो आपको लिटिल बॉय था, है ना। लिटिल बॉय था, समझिएगा, लिटिल बॉय था, है ना। तो प्रथम परमाणु बम का जो प्रयोग किया गया था 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में किया गया था, जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था। और दूसरा जो प्रयोग किया गया था दूसरा जो आपको प्रयोग किया गया था वो आपको 9 अगस्त 1945 को, है ना, आपको जापान के नागासाकी शहर पे, है ना, नागासाकी शहर पर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम था फैट बॉय नाम दिया गया था। तो समझिएगा आपको, है ना। परमाणु बम आपको नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन में आपको यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जिसका खोज कोलोप्रोथ ने किया था। और आपको परमाणु बम का जो खोज किया था वो आपको जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। और इसका प्रथम परीक्षण हुआ था आपको 16 जुलाई 1945 को। और परमाणु बम का जो प्रथम प्रयोग हुआ था वह 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में जो लिटिल बॉय था। और दूसरा जो प्रयोग हुआ था वो 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में, जिसे फैट मैन नाम दिया गया था, ठीक ना। तो ये आपको 6 नंबर था। अब हम बात करते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि बिजली बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है ना। बिजली बल्बों में, समझिएगा, बिजली बल्ब या विद्युत बल्ब, है ना, बिजली बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, समझिएगा। आपको जो बिजली बल्ब में आपको अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है ना। अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली बल्ब है या विद्युत बल्ब है उसमें आपको अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस किसे कहा जाता है भाई, समझ में आया? जो अक्रिय गैस वैसे गैस जो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उसी को आपको अक्रिय गैस कहा जाता है। जो अक्रिय गैस होता है ये आपको गंधहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। ये जो होते हैं आपको गंधहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं और आपको स्वादहीन भी होते हैं। याद रखिएगा, अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है और आपको नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। जो उत्कृष्ट गैस के नाम से और नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। फिर समझिएगा, अक्रिय गैस, जो अक्रिय गैस उसे कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन भी होते हैं। ये उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस इसे भी कहा जाता है। अब देखिए, कुछ अक्रिय गैस भी हैं। आइए कुछ अक्रिय गैस को भी देख लेते हैं, जैसे आर्गन। समझिएगा, आर्गन इसका खोज किया था रैमजे एंड रैले ने इसका खोज किया था। उसके बाद है आपको हीलियम का जो खोज किया था आपको
लोकेयर ने किया था। उसके बाद रेडान का जो खोज किया था आपको F.E. डार्न ने किया था, है ना। इसी तरह आगे है आपको नियान का जो खोज किया था आपको रैमजे एंड ट्रेवर्स ने किया था, उसके बाद क्रिप्टन एवं जेनान इन दोनों का जो खोज किया था आपको ट्रेवर्स एंड रॉमसे ने किया था। तो समझिएगा, आर्गन का खोज रैमजे एंड रैले ने, हीलियम का लोकेयर, रेडान का F.E. डार्न, नियान का रैमजे एंड ट्रेवर्स और क्रिप्टन और जेनान का ट्रेवर्स एंड रॉमसे ने किया था। समझिएगा विशेषता, ये जो आर्गन गैस है ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और याद रखिएगा यह अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस है। जो आर्गन है यह अक्रिय गैसों में सबसे भारी है और वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यह पाया जाता है ना। जो आर्गन है यह अक्रिय गैसों में सबसे भारी है और ये वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हीलियम ये सबसे आपको हल्का गैस है। जो हीलियम है अक्रिय गैसों में सबसे हल्का गैस है। याद रखिएगा, जो गोताखोर होते हैं वह हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेकर ही नीचे जाते हैं, है ना, जो सांस लेने के लिए। रेडान, याद रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा गैस अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में मुक्त अवस्थाओं में नहीं पाया जाता है। जो रेडान है आपको वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। जब भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप के दौरान ही वायुमंडल में इसका उत्सर्जन होता है। तो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर में। समझिएगा 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है। समझिएगा, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। आपको 8 नंबर है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है। तो समझिएगा ये आपको वर्षा का जल होता है। जो जल का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो आपको वर्षा का जल होता है। याद रखिएगा, यह जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। जो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो आपको वर्षा का जल होता है। और याद रखिएगा, वर्षा की मात्रा किसे की जाती है। वर्षा की मात्रा माप की जाती है रेन गेज से, है ना, रेन गेज से की जाती है। समझिएगा, वर्षा की मात्रा की जो माप की जाती है वो आपको रेन गेज से किया जाता है। समझ में आ गया। अब 9वें नंबर में है, 9वां है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण गैस कौन सा है। समझिएगा 9 नंबर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण गैस कौन सा है ना। उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण गैस कौन सा है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने में जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है वह आपको कार्बन डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका खोज किसने किया था। इसका खोज किया था वैन हेलमांट ने इसका खोज किया था। समझ जाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो खोज किया था वो आपको वैन हेलमांट ने किया था। तो ये आपको 9 नंबर था। अब हम 10 नंबर में बात करते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, आपको दाढ़ी बनाने तथा आँख, कान, नाक की जांच करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए आप लोग।
है ना, कान के जांच में या नाक के जांच में या आँख के जांच में या दाढ़ी बाल बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मालूम होगा, ये आपका है अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख का नाक की जांच करने में आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कंप्लीट, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 11 नंबर, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है ना। 11 नंबर है आपको द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जाने वाला धातु कौन सा है, याद रखिएगा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वह आपको पारा है ना, पारा है। ये आपको इसको जो रासायनिक सूत्र है आपको Hg है ना, पारा है। ये आपको ये द्रव अवस्था में जो पाया जाने वाला जो धातु है ये पारा है। और इसका इसका अयस्क क्या होता है? जो पारा का जो अयस्क होता है वो आपको सीने बार होता है ना, सीने बार होता है। तो समझिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु है वो पारा, जिसका रासायनिक सूत्र Hg होता है, और अयस्क, पारा का जो अयस्क होता है वो आपको सीने बार होता है ना। जो पारा का जो अयस्क होता है आपको सीने बार होता है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, किसे कहा जाता है ना। शुष्क बर्फ आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ना। आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जो शुष्क बर्फ है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये आपको 12 नंबर में है। अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समझिएगा, 13 नंबर है आपको बर्तनों में कलई के लिए, कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग, किसका उपयोग किया जाता है? मालूम है आपको, बर्तनों में कलई के लिए आपको अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ना। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, समझिएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र है वो आपको NH4Cl होता है ना, NH4Cl होता है। इसका जो सूत्र होता है वो आपको NH4Cl होता है, समझिएगा। यह बर्तनों में कलई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl है ना, NH4Cl इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं आपको 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पटाखों में हरा रंग का प्रयोग, हरा रंग किसके कारण होता है ना। आपको पटाखों में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? 14 नंबर है पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? समझिएगा, पटाखों में जो हरा रंग होता है आपको बेरियम के कारण होता है ना। आपको पटाखों में जो हरा रंग होता है वो आपको बेरियम के कारण, समझिएगा, बेरियम के कारण होता है ना। आपको बेरियम के कारण आपको पटाखों में हरा रंग, जो पटाखा जब उड़ाया जाता है तो उसमें हरे रंग का जो प्रकाश निकलता है वह बेरियम के कारण होता है। और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था आपको कार्ल विल्हेम
एस्ली ने खोज किया था इसके, कब? आपको 1774 में, है ना, 1774 में इसका खोज किया था। तो समझिएगा, पटाखों में जो हरा रंग उत्पन्न होता है वह बेरियम के कारण होता है, और बेरियम का जो खोज किया था वह कार्ल विल्हेम एस्ली ने किया था, है ना, कार्ल विल्हेम एस्ली ने इसका खोज किया था, है ना। अब हम बात करते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह एक नॉन स्टिक के बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? समझिएगा, नॉन स्टिक का बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नॉन स्टिक का बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? समझिएगा, टेफलॉन का उपयोग किया जाता है। समझिएगा, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, नॉन स्टिक का बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है ना, किसका उपयोग किया जाता है? समझिएगा, नॉन स्टिक बनाने में आपको टेफलॉन का उपयोग किया जाता है, टेफलॉन का उपयोग किया जाता है ना, इसका उपयोग किया जाता है, आपको टेफलॉन का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है आपको C2H4n, है ना, इसका जो रासायनिक सूत्र है C2H4n। तो नॉन स्टिक का बर्तन बनाने में आपको टेफलॉन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं 16 नंबर। समझिएगा, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पानी की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है ना। समझिएगा, पानी की अस्थायी कठोरता, पानी की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? बताइए आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट है, कैसे दूर किया जाता है? समझिएगा, पानी की अस्थायी की कठोरता को पोटेशियम क्लोराइड के तरह दूर किया जाता है ना, पोटेशियम क्लोराइड के से दूर किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता को पोटेशियम क्लोराइड से दूर किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड से दूर किया जाता है। समझिएगा, है ना, जो पानी की अस्थायी कठोरता है वह पोटेशियम क्लोराइड से दूर किया जाता है ना, पोटेशियम क्लोराइड से इसको दूर किया जाता है। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? समझिएगा, आपको विद्युत का जो सबसे अच्छा जो सुचालक कौन सा है भाई? वो है आपको चांदी, है ना, ये आपको चांदी, याद रखिएगा, ये आपको चांदी है। आपको ये विद्युत का सबसे अच्छा, विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का सबसे अच्छा सुचालक है ना, जो चांदी है ये आपको सबसे अच्छा सुचालक है। और इसका जो अयस्क क्या है? चांदी का जो अयस्क है वो अर्जेंटाइट है ना, अर्जेंटाइट है। समझिएगा, ये आपको अर्जेंटाइट है। विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक होता है वह चांदी होता है, जिसे रासायनिक सूत्र में Ag कहा जाता है, और यह इसका जो अयस्क होता है वो आपको अर्जेंटाइट होता है ना, अर्जेंटाइट होता है। अब हम बात करते हैं आपको 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है ना, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 18 नंबर, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? समझिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है ना, आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है ना, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, यानी रासायनिक सूत्र जो इसका होता है Agl होता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए आपको सिल्वर आयोडाइड, है ना, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील का निर्माण में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? समझिएगा,
स्टील, समझिएगा 19 नंबर है स्टेनलेस स्टील को बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है ना, बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। समझिएगा स्टेनलेस स्टील बनाने में आपको लोहा निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है ना। स्टेनलेस स्टील बनाने में आपको लोहा, निकेल एवं क्रोमियम नामक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इन तीनों के निर्माण से, तीनों के मिश्र धातु से आपको स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, जो मजबूत होता है और जंग रहित होता है ना। उसके बाद 20 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है ना। आपको ज्योति फ्लक्स का आपको एसआई मात्रक क्या होता है, समझिएगा है ना। ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह आपको ल्यूमेन होता है ना, ल्यूमेन होता है ना। आपको ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको ल्यूमेन होता है। फिर समझिएगा स्टेनलेस स्टील्स को बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लोहा, निकेल एवं क्रोमियम नामक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। और ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वह ल्यूमेन होता है। तो ये आपका मॉडल सेट नंबर 4 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आया होंगे। थोड़ा क्लास लंबे हो जा रहे हैं क्योंकि डिस्कशन कराने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर एक टॉपिक कोई उठाऊँ तो उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो बताने का प्रयास करूं कि आपको दूसरे जगह को भटकने की आवश्यकता न पड़े, है ना। इसलिए थोड़ा क्लास लंबा हो जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग कहें कि थोड़ा आप लोग अगर कहते हैं तो मैं क्लास को थोड़ा छोटा भी कर सकता हूं। छोटा क्या करना है, जितना डिस्कशन कराता हूं उतना डिस्कशन न करा कर कम डिस्कशन कराऊंगा, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसा होगा तो हम छोटा कर देंगे, और नहीं तो अगर कहेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ऐसा चलेगा तो नो डाउट समझिएगा कि विज्ञान के किसी भी कोने से कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, है ना। तो रहने देते इतना हूँ, फिर मैं मॉडल सेट नंबर 5 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से, सामने एग्जाम है ना। ओके, थैंक यू।